अरे वाह, आखिरकार ये शादी भी अच्छे से हो ही गई। भाभी हमने कर दिखाया। सही कहा, गरीबों को भी आखिर खुश होने का हक होता है। सभी के चेहरे खिले हुए देखकर अच्छा लगता है ना सुमेधा भाभी? सही कहा। वैसे अब हमारा काम खत्म हो चुका है तो चलो सभी चलते हैं। माँ जी घर में हमारा इंतजार कर रही होंगी। सही कहा, जल्दी चलो, मुझे तो माँ जी को काढ़ा भी बनाकर देना है। सक्षमा की बात सुनकर सभी बहुएं सतर्क हो गईं और वो सभी जल्दी से अपने घर में लौट आईं। नीमा, सक्षमा, सुमेधा, अक्षरा और प्रणाली पांचों विमला की बहुएं थीं। उन पांचों के ही पति शहर में काम के लिए गए हुए थे, लेकिन वहां से वो कुछ खास खर्चा भेज नहीं पाते थे। घर में विमला भी बीमार रहने लगी थी, जिसकी वजह से पांचों बहुओं को ही काम करना पड़ा। वो सभी अपने गांव में शादियां करवाने का काम करती थी। वो पांचों ही जुगाड़ू थी और उसी जुगाड़ू दिमाग के बलबूते पर उन्होंने ये काम शुरू किया था। वो इस काम को अपनी जरूरत के लिए भी करती थी और गरीब लोगों को खुशी देने के लिए भी वो इस काम को करती थी। आज भी वो एक गरीब के घर की बेटी को इज्जत से विदा करवाकर ढेर सारी दुआएं लेकर अपने घर लौटी। लगता है माँ जी सो रही हैं, आराम आराम से आओ। नीमा के पीछे पीछे पांचों बहुएं आराम से अपने घर में घुस गईं। अभी वो घर में आई ही थी कि तभी पीछे से एक लड़की आई। दीदी आ गई कि नहीं? अरे नेहा, आओ आओ। काकी सो रही हैं क्या? हाँ सो रही हैं। अरे नेहा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जलेबी है। पता है दीदी, आज मुझे देखने लड़के वाले आए थे और माँ बाबा ने उनके साथ मेरी बात पक्की कर दी। सच? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। ये लो नेहा, मुंह मीठा करो। नहीं, मैं काफी खा चुकी हूँ, ये आप खाइए। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? बोलो नेहा, क्या तुम्हें कोई और पसंद है? नहीं नहीं सुमेधा दीदी, मैं उदास इसलिए नहीं हूँ कि मुझे कोई और पसंद है, बल्कि मैं तो इस वजह से परेशान हूँ क्योंकि मेरी शादी तो तय हो गई, लेकिन मेरे माँ बाप इसका बोझ कैसे उठाएंगे? घर में 2 वक्त की रोटी ही किस किस तरह आती है, 4 लोगों को कैसे खिलाएंगे? बस इतनी सी बात? अरे नेहा, तुम्हारी तो दीदियां ही शादियां करवाती हैं, तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? देखो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम तो बस अपने ससुराल जाने के सपने देखो, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। सही कहा। और अब इन होठों को ऐसे लटकाए ना रहो, इनमें मुस्कुराहट भर लो, क्योंकि अब तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी हम पर रही। सच दीदी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा खुश होकर वहां से चली गई। नेहा के जाते ही विमला की भी नींद खुल गई और वो करहाने लगी। अरे माँ जी, क्या हुआ? क्या बात है? हाय हाय, मर गई रे। मेरा सर बहुओं। माँ जी के सर में दर्द हो रहा है। सुमेधा, जरा पेन किलर तो देना। भाभी, पेन किलर नहीं है, मैंने देख लिया, और कल हमने माँ जी को पेन किलर दिया था। इतनी जल्दी जल्दी इस तरह की दवाई लेना सही नहीं रहता है, इससे किडनी पर फर्क पड़ता है। सही कहा। मैं एक काम करती हूँ, पड़ोस में से थोड़ी सी बर्फ ले आती हूँ। हम एक पन्नी में बर्फ डालकर आइस पैक बना देंगे, माँ जी के दर्द को उससे राहत मिल जाएगी। अक्षरा ने जैसा बोला वैसा ही किया। वो अपनी पड़ोस में गई और थोड़ी सी बर्फ मांग कर ले आई। क्या बात है अक्षरा जी, इस बदलते मौसम में किसका मन किया बर्फ खाने का? अरे वो ये बर्फ खाने को नहीं, बल्कि माँ जी के लगाने को लेकर जा रही हूँ। उनका सर दर्द से फटा जा रहा है। अक्षरा ने उसे सारी बात बताई और फिर वो बर्फ लेकर वहां से आ गई। अक्षरा ने जैसा जुगाड़ सोचा था उसने वैसा ही किया। उसने उस लाई हुई बर्फ को एक पन्नी में डाला और उससे जुगाड़ू आइस पैक बनाकर उसे अपनी सास के सिर पर रखा। माँ जी, अब कैसा लग रहा है? हाँ बहू, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बहुएं बहुत समझदार हैं। विमला को सुकून मिलता देख सभी बहुओं को शांति मिल गई। बस फिर क्या था, विमला की आंख लग जाने के बाद सभी बहुएं भी अपने काम निपटा कर सो गईं। और ऐसे ही अगले दिन। अरे नीमा भाभी, उठ जाइए, आज हमें रमेश जी के यहाँ जाना है। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा सक्षमा, एक काम करो, तुम और सुमेधा जाकर रमेश जी का बताया हुआ सामान बाजार से ले आओ। तब तक मैं अक्षरा और प्रणाली को रमेश जी के यहाँ भेज रही हूँ और माँ जी का काढ़ा बनाकर घर के काम निपटाकर वहां पहुंच जाऊंगी। नीमा ने जैसे बोला सभी बहुओं ने वैसे वैसे ही किया। सुमेधा और सक्षमा दोनों रमेश की शादी का खास सामान लेने बाजार आ गईं। सक्षमा भाभी, रमेश जी ने जरूर ये वाले सफेद फूल लाने को बोला होगा, दिखाना जरा। हाँ यही तो है सफेद चमेली। अरे फूलों वाले भैया, कैसे दिए ये फूल? मैडम, ये सफेद चमेली 100 रुपए की 2 किलो है। 100 रुपए के 2 किलो? भाई साहब, लूट ना मचाइए, सभी जगह फूल 20 रुपए किलो से ज्यादा नहीं मिलते। मैडम, ये सफेद चमेली है, असली चमेली। जरा खुशबू सूंघो, मैं बेकार का माल नहीं बेचता हूँ।
उस दुकानदार की बात सुनकर दोनों बहुओं को न चाहते हुए उससे वो फूल लेने पड़े। हमें मजबूरी में ये फूल लेने पड़े क्योंकि रमेश जी ने खास इनके लिए पैसे दिए थे। वैसे 2 किलो फूलों में भी शायद काम हो जाएगा। सुमेधा और सक्षमा फूल लेकर शादी वाले घर में पहुंची, जहां जुगाड़ से अक्षरा और प्रणाली ने खाना बना डाला था। ऐसे ही फिर नीमा भी घर के काम निपटा कर वहीं पहुंच गई और सभी बहुओं ने अपनी सजावट और इंतजामों से शादी को सफल बनाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। हर रोज ही 5 जुगाड़ू बहुएं अपने गांव में शादियां करवाती थीं और गरीबों के चेहरों को भी खिला देती थीं। और ऐसे ही चलते चलते अब उनकी बहन जैसी गांव में रहने वाली लड़की नेहा की शादी का दिन आ पड़ा था। 5 जुगाड़ू बहुओं ने ही उसकी शादी की जिम्मेदारी उठाई थी, क्योंकि नेहा के परिवार वाले बेहद गरीब थे। आज नेहा की शादी है, उसके हमसे बहुत अरमान जुड़े हुए हैं, तो आज हमें सब कुछ जुगाड़ से और अच्छा ही करना है। ठीक है नीमा भाभी, मैंने शादी करवाने की जगह का जुगाड़ कर लिया। वो मुखिया जी के खेत है ना, हम वहाँ टेंट लगाएंगे। भाभी बारात आएगी, हमें बर्तन, डेकोरेशन, खाना और बाकी सारा मैनेजमेंट भी तो संभालना है। परेशान मत हो, सब कुछ अच्छे से ही होगा। बस जैसे हमने जुगाड़ लगाए थे वैसा ही काम करो। बड़ी बहू के ऑर्डर मिलते ही सभी बहुएं काम पर लग गईं। प्रणाली और सक्षमा दोनों जंगल में गईं, जहां पर एक केले का बड़ा सा पेड़ था और वो उसके पास जाकर रुक गई। सक्षमा भाभी, अब हमें यहाँ के इकसार पत्ते तोड़ने हैं जिसमें हम सभी को खाना खिला पाए। तो देखना कैसा, चलो तोड़ लेते। एक तरफ 2 बहुएं केले के पत्तों के रूप में बर्तनों को जुगाड़ कर रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ नीमा अपने छोटे से खेत से सब्जियां तोड़ रही थी। अरे वाह, मैंने कई दिनों से इसकी सब्जियों को छेड़ा नहीं था ताकि वक्त पर अच्छे से सब्जियां आ जाए। कितनी सारी सब्जियां आ गई हैं। नीमा ने जुगाड़ से कई सब्जियां बोई हुई थी, जिनको उसने तोड़ लिया। वहीं अक्षरा और सुमेधा डेकोरेशन के लिए जंगल की ही एक जगह पर आई हुई थी, जहां छोटे छोटे फूल आ रहे थे। उन सभी ने फूलों को भी ले लिया और फिर 5 जुगाड़ू बहुएं एक साथ शादी की जगह पर इकट्ठा हुई। वक्त रहते सभी चीजों का तो जुगाड़ हो गया, लेकिन अब जल्दी से इन्हें इनकी सही जगह पर भी लगाना है। हाँ, जल्दी जल्दी काम कर लो, मैंने टेंट लगा दिया, चलो फूलों से इसकी डेकोरेशन करते हैं। भाभी आप सभी डेकोरेशन कीजिए और मैं जल्दी से सब्जियों से खाना बना देती हूँ। ऐसे ही सभी बहुएं काम में लग गईं। एक ने खाना बनाया और बाकियों ने ऊपर के काम देखे। शाम होने तक सब कुछ अच्छे से तैयार हो गया और नेहा के माँ बाप ये सारा मैनेजमेंट देखकर बहुत खुश हुए। अच्छे से नेहा की शादी हुई और वो विदा हो गई। विदाई के बाद बहुएं अपने घर को जाने लगीं कि तभी नेहा के माँ बाप ने उन्हें रोक लिया। अरे बेटा रुको, बहुत बहुत शुक्रिया, आज तो तुमने हमारी इज्जत ही बचा ली। समझ नहीं आता कि किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। ये लो बेटा तुम्हारा मेहनताना। अरे नहीं चाचा जी, चाची जी, हमने किसी गैर की नहीं अपनी बहन की शादी करवाई है, ऐसे हमें पैसे देकर शर्मिंदा ना कीजिए। सही कहा। तभी अभी 5 बहुएं ऐसे बोल ही रही थीं कि एक आदमी उस भीड़ से निकलकर आया और तालियां बजाने लगा। वाह वाह वाह, आपके जैसे लोग दुनिया में बड़ी कमी के साथ मिलते हैं। मैं एक एनजीओ का मालिक हूँ जो गरीब लोगों के हित में काम करता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए काम करो, बदले में मैं आपको अच्छे पैसे दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर 5 बहुओं ने 1 मिनट नहीं लगाया और उसके साथ काम करने को हामी भर दी। इस तरह से अब बहुओं को एक रोजगार मिल चुका था। उनकी अच्छाई से उनकी जिंदगी बदल गई और सब कुछ ठीक हो गया। पायल अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी, जहां ससुराल में पायल की नंद, रश्मि, सास, प्रभा, ससुर, पति और बेटा रहते थे। सुबह सुबह पायल घर के काम कर रही थी। अरे बहू, क्यों ना आज हम घर के बाहर थोड़ी सब्जियां उगा देते हैं। वैसे भी हमारे घर में खाने पीने के लिए इतनी परेशानी होती रहती है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं पहले घर के काम कर लेती हूँ, फिर हम दोनों बाहर मिट्टी खोदने लग जाएंगे। इसी तरह दोनों सास बहू अपने काम में लग जाती हैं। तभी वहाँ पायल का बेटा अनिल आता है। माँ, वो पड़ोस वाली आंटी के घर पर सब भुट्टा खा रहे हैं, मुझे भी भुट्टा खाने का मन कर रहा है। अरे अनिल, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, हम बाद में भुट्टा खा लेंगे। आप लोग हमेशा ही ऐसे करते रहते हो। सब तो इतना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, इतने अच्छे से रहते हैं, ठंड में ठंड का हर खाना खाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं खाते। तो क्या हुआ, जो वो कर रहे हैं वो हम भी थोड़ी ना करेंगे। माँ, आप बोलो ना दादी से कि मुझे भुट्टा खाने का मन है, भुट्टा ले आए वो। बेटा, दादी सही तो कह रही हैं, तुझे पता तो है हमारे पास पैसे नहीं है। पायल की सहेली जूही उसके घर जाती है। पायल, मैं तुझे कब से फोन कर रही हूँ, तुझे मेरा फोन दिखाई नहीं देता?
या जानबूझकर तू मेरे कॉल देखना नहीं चाहती? अरे कहाँ बिजी है, कुछ बोलेगी? अरे मैं घर के काम कर रही थी, मुझे नहीं पता तेरा कॉल आया। बता क्या बात है? बाहर कितनी ठंडी हो रही है और मेरा आज भुट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है यार, पर मुझे घर का काम करना है, पैसे भी नहीं है। अगर मैं भी साथ में जाऊंगी तो मुझे भी पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या हुआ, मेरा तो मन है ना, और तेरे घर के काम में मैं भी तेरी मदद करवा दूंगी, तो चल मेरे साथ। जूही जबरदस्ती अपनी सहेली को साथ लेकर जाती है और सड़क पर बेच रही बुढ़िया से कहती है, काकी गर्मा गर्म 2 भुट्टा दे दीजिए। अभी देती हूँ बेटी। सच में भुट्टा तो बहुत ही बढ़िया है, मजा आ गया खाकर। कितने हुए काकी? 30 रुपए के थे, 60 रुपए हो गए। ठीक है मैं देती हूँ, तू अपने पैसे दे दे, मैं भी अपने पैसे दे देती हूँ। अरे यार तू हर बार पैसों को लेकर क्यों बोलने लगती है? मैं क्या तेरी सहेली नहीं हूँ? मैं अगर तेरे पैसे दे दूंगी तो क्या हो जाएगा? हाँ क्या हुआ, बोलो ना, मुझे भी भुट्टा खाना है। बेटा हमेशा जिद करना अच्छी बात नहीं होती है, कभी कभी बड़ों की बात भी मान लेनी चाहिए। इसी तरह पायल अपने बेटे को शांत करवा देती है। शाम के समय प्रभा बाहर जा रही होती है, लेकिन बाहर काफी ज्यादा ठंड थी। बाहर तो कुछ ज्यादा ही ठंड है। दादी आपकी शॉल भी तो फटी है ना, फटी शॉल से तो हवा भी आएगी। अब क्या ही कर सकते हैं, पैसे तो है नहीं, गरीबी में जी रहे हैं, और शॉल को अगर फेंक दूंगी तो ये भी नहीं बचेगी ना, यही ठीक है। मुझे दे दीजिए, मैं अभी इस शॉल को ठीक कर देती हूँ। पायल अपनी सास से शॉल ले लेती है और उसे ठीक करने लगती है। बहू ये क्या कर रही है तू? माँ जी बस आपकी शॉल ठीक कर रही हूँ, आज आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। कुछ ही देर में पायल अपनी सास की शॉल को बिल्कुल ठीक कर देती है। माँ सच में आपने तो दादी की शॉल बिल्कुल ठीक कर दी। कभी कभी छोटे छोटे जुगाड़ तो करने ही पड़ते, हम इतने अमीर तो हैं नहीं कि अपनी परेशानियों को पैसों से छुपा दें। इसी तरह पायल अपने परिवार के साथ गरीबी और जुगाड़ में रह रही होती है। कुछ दिनों बाद पायल की सहेली जूही उससे मिलने के लिए आती है। क्या यार पायल, तेरा कहाँ घर है? तुझे पता है मुझे तेरा घर ढूंढने में कितनी परेशानी हुई, इतने लोगों से पूछा, भटक गई 2 बार, तब जाकर तो तेरा घर मिला है। अरे पर बता कर तो आना चाहिए था, अचानक कैसे आ गई? मुझे बता दिया होता, मैं ही तुझे बस स्टैंड पर लेने आ जाती। अब छोड़, अब मैं आ गई हूँ, पर तुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। दादी ये कौन है? जूही ये मेरे ससुराल वाले हैं, मेरी माँ जी हैं, और ये ससुर, ये नंद है रश्मि, और ये मेरा प्यारा बेटा अनिल है। मेरे पति दीपक जी अभी काम पर गए हैं, रात को आ जाएंगे। कोई बात नहीं, मुझे कौन सा जल्दी है, मैं तो कुछ दिन अब यहीं पर हूँ, जीजा जी से भी मिलना होता ही रहेगा। पायल अपनी सहेली को अब जरा आराम भी करने दे। पायल खाना बनाने लग जाती है। अब मैं क्या करूं, मुझे तो पता भी नहीं था जूही यहाँ आएगी। मैं जूही को तो दिखा नहीं सकती कि हम लोग कितनी परेशानी में हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, और वैसे भी मेहमानों को अपनी परेशानी दिखाना सही नहीं रहता है। पायल खाना बनाती है जो सब लोग मिलकर खाते हैं। सच में पायल, तेरे हाथों का स्वाद तो अभी भी वैसा का वैसा ही है। बहुत ही अच्छा खाना बनाया तूने, और तुझे पता है कि मुझे तेरे हाथ का सरसों का साग बहुत पसंद है, तभी तो मैंने बनाया है। अच्छा सबका खाना हो गया, मैं बिस्तर बिछा देती हूँ, फिर हम सब साथ में ही सोएंगे। अरे ये तो कितनी सख्त रजाई है, और ये फटा भी तो है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जूही अभी तो यही है हमारे घर पर, अभी तू सो जा, कल सुबह हम कुछ न कुछ कर देंगे। ठीक है। जूही सबके साथ जैसे तैसे सो जाती है, और अगली सुबह ही पायल जल्दी उठ जाती है और घर के बाहर जाती है। जूही को रजाई से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। मैं अभी जाकर मुर्गे वाली दुकान पर जाकर उनसे मुर्गी के पंख ले लेती हूँ, और हमारे छत पर भी तो काफी सारे पंख है ना पक्षियों के, उनका इस्तेमाल करके जूही के लिए मखमल सी एक रजाई बना दूंगी। पायल अपनी सहेली के लिए पंखों की एक कोमल सी रजाई बनाने लगती है। ये क्या बना रही है पायल तू? मैं तेरे लिए ही रजाई बना रही हूँ, तुझे कल रजाई की वजह से काफी परेशानी हो रही थी ना। अच्छा, वैसे ये तो काफी सॉफ्ट लग रही है। सच में तेरा दिमाग बहुत ही बढ़िया है, इतना अच्छा आइडिया तेरे दिमाग में ही आ सकता है। पर लेकिन मेरी गर्दन का दर्द, इसका भी कुछ इलाज हो सकता है क्या? क्या हुआ तेरी गर्दन को? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से गर्दन में दर्द क्यों हो रहा है? पता नहीं क्या हुआ है, भाभी शायद एक ही तरफ गर्दन करके सो गई होंगी, इसलिए इनकी गर्दन में दर्द हो रहा है। जूही के घर में अच्छे अच्छे तकिया हैं, यहाँ पर इसको बिल्कुल अच्छी नींद नहीं आई होगी, इसलिए शायद इसकी गर्दन में दर्द है।
माँ ये वाली रजाई कितनी अच्छी अच्छी कोमल है, ऊपर से गर्म भी लग रही है, ये हमारे लिए है क्या? नहीं बेटा, ये मौसी के लिए है। जूही मौसी आई है ना, तो क्या हुआ, अनिल भी तो मेरे बेटे जैसा ही है ना। रात के समय जब जूही सोने चली जाती है तो पायल एक तकिया की खोल में सरसों भरने लगती है। बहू ये क्या कर रही है तू, इसमें सरसों क्यों डाल रही है? माँ जी वो क्या है ना, आज जूही की गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था तो मैं अब इसको सरसों की तकिया दे रही हूँ। बहू सच में तेरे जुगाड़ ना बहुत ही हटके होते हैं। हम गरीब हैं, हमारे पास इतना कुछ तो होता नहीं है, लेकिन तेरे जुगाड़ सच में बहुत अच्छे होते हैं। ये ले जूही, ये वाली तकिया लगाना, इससे गर्दन में दर्द नहीं होगा। यार तू मेरे लिए कितना सोच रही है, मेरी गर्दन में दर्द होता है इसलिए तूने ये तकिया बनाई। थैंक यू सो मच, बहुत ही सॉफ्ट लग रही है ये। इसमें सरसों के दाने हैं तभी ये इतनी अच्छी है। छोटे बच्चे पैदा होते हैं ना तो उनके लिए भी बनाई जाती है। अगली सुबह जूही को काफी भूख लग रही थी। क्या हुआ जूही जी, आप ऐसे पेट पकड़कर क्यों बैठी हैं? मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कल रात में भी मैंने कुछ नहीं खाया था। दीपक तुरंत पायल के पास जाता है। जूही ने खाना नहीं खाया क्या? हाँ, कल रात में उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसे खाना भी पसंद नहीं आया। कल रात की दाल बची है, मैं वही दे देती हूँ, उसके अलावा तो खाना भी नहीं है। पायल बची हुई दाल में सब्जियां मिलाकर सूप की तरह बनाकर जूही को देती है। ये तो बहुत टेस्टी है, ये सूप कहाँ से मंगवाया? सूप नहीं है बल्कि कल रात की बची दाल है जो तुझे अच्छी नहीं लगी थी। उसी शाम जूही ठंड से कांप रही होती है। यहाँ तो इतनी ठंड लग रही है, आसपास सब खुला भी तो है ना। पायल अंगीठी लेकर आती है। मुझे पता था कि तुझे ठंड लग रही होगी, तभी मैंने अंगीठी में कोयला जलाकर रख दिया है, इससे ठंड नहीं लगेगी। ये अंगीठी तू मेरे लिए लेकर आई है? कितने समय बाद मैंने इसे देखा है। पहले ये तेरे घर पर हुआ करती थी ना, जब हम ठंड में इस पर हाथ तापते थे, पर ये तेरे पास कैसे आई? तुझे तो पता है कि मैं कितनी जुगाड़ू हूँ। ये मैंने अपनी एक लोहे की बाल्टी जो खराब हो गई थी उस पर मिट्टी लगाकर बनाई है। तुझे अच्छी लगी तो तू ये ले ले। अच्छा अब मैं चलती हूँ, और ये बैग तेरे लिए। ये क्या है, मुझे क्यों दे रही है? नहीं, मैं नहीं ले सकती। ये तेरे लिए ही है, तुझे याद होगा हम दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था। वैसे भी तेरे इतने अच्छे अच्छे आइडिया होते हैं तो वो काम हमारा बहुत अच्छा चल गया, और उसी के पैसे हैं, तेरी मेहनत की कमाई, और तूने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा है यहाँ। जूही पैसे देकर चली जाती है, जिसके बाद पायल उन पैसों से अपने घर के हालातों को सुधारने में लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जुगाड़ू बहू की ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही छोटे छोटे कामों के लिए जुगाड़ करते हैं तो हमें ये भी बताइए।